हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को यूज़ करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी की में जो चेंज आता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मीन्स या फिर हम इसको इससे बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजप्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम कंजम्पशन की एक और यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से आपके टोटल यूटिलिटी में जो भी इंक्रीज़ होता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? या फिर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्लियर है? और हम इस मार्जिनल यूटिलिटी के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जैसे कि TU टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 यूनिट। क्लियर है? या फिर जैसे हम बोलते हैं डेल्टा TU ओवर डेल्टा Q चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? और मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ये कब होती है? जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी एक सैचुरेशन पॉइंट पर आती है जहाँ पर आपके टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता वहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद अगर आप एक यूनिट और कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, मीन्स नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अब बात आती है आपके पास कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि डिमिनिशिंग से आप क्या समझते हो। बेसिकली ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मीन्स इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ओनली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस as more of it is consumed in a given time period। means other things constant रहेंगी, इसके अलावा अगर आप और यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होती चली जाती है। ये बात मैंने आपको इस वाली टेबल में ही बताई थी कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है जैसे जैसे यूनिट्स को कंज्यूम करना आप शुरू करते हो, 1 यूनिट पे 8 है, 2 पे 6 हो जाती है, 4 हो जाती है, 2 हो जाती है, 0 हो जाती है, मीन्स ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है? इसे ही हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए आपको चाय पीने से, टी पीने से यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन आप 1 कप चाय पी लोगे उससे आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद 2 कप, 3, 4, 5, 6, तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कमोडिटी को मीन्स उसका कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होती चली जाती है। इसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा है जिसे पेन खरीदने से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ उसके पास पेन है, लेकिन अब अगर वो बच्चा सेम पेन बार बार खरीदता जाता है, जैसे उसने एक ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जैसे ही वो फुली सेटिस्फाइड होगा उसके बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। क्लियर है बेटा कि एक लिमिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिशिंग होती चली जाती है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये बात ध्यान रखना कि इसमें गिवन टाइम पीरियड की बात की गई है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन की, तो इसका मेनली डेफिनेशन होगी
एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, जैसे जैसे गुड की कंजम्पशन का अमाउंट बढ़ता है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड टेंड टू डिक्रीज, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? इसके लिए मैं आपको पहले भी बता देती हूँ, एक कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ आपको लो बना कर दी गई है तो उसकी कुछ अजम्पशंस है, कुछ बेस पे वो बेस्ड रहेगा कुछ चीज़ों पर, फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि सबसे पहला जो इसका अजम्पशन है वो है कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड इन सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, की जो कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा वो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में होंगी, जैसे अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से। ठीक है। सेकेंड इसकी जो असम्पशन है वो है देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे किया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं आएगा कि मान लो आज कर ली फिर कल फिर परसों, नहीं, बल्कि उसका जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे होगा। थर्ड आपके पास असम्पशन आती है कि यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी का इफेक्ट अदर्स पे नहीं होगा या वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है। फोर्थ आपके पास आता है, आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन इसकी जो फोर्थ अजम्पशन है वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर होता है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि वो अपनी फिक्स्ड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, कि वो उसको इस तरीके से कंज्यूम करता है या इस तरीके से स्पेंड करता है कि जो उसको चीज़ें मिले, उसकी सेटिस्फेक्शन जो है, यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। क्लियर है? इसको हम एक टेबल के थ्रू भी समझा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कप्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए फर्स्ट कप है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है 4 यूटिल्स, सेकंड है तो उसके लिए है 3, थर्ड है 2, फोर्थ यूनिट के लिए 1, फिफ्थ यूनिट के लिए 0, सिक्स्थ यूनिट के लिए -1। तो आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ होती जा रही है। क्लियर है? और इसका अगर हम एक ग्राफ या फिर इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम किस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका। ये आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपको दे रखा है। 5 यूनिट्स ही, 6 यूनिट्स ही आई थिंक। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे की तरफ आपका -1 है, -2 है। ठीक है, तो जो 1 यूनिट है फर्स्ट है तो उस पर यूटिलिटी आपको दे रखी है 4, 2 पे दे रखी है 3 पे दे रखी है आपको 2, 4 पे है 1, 5 पर 0 और 6 पर -1। तो ये जो ग्राफ है आपका बेसिकली आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आता है। क्लियर है? ये है आपका MU मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जिसे बोलते हैं, जो यहाँ से शुरू है A से B तक दिखा रखा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, मीन्स कहाँ तक, यहाँ तक ये जो है पॉजिटिव। 5 पर आकर ये 0 है और यहाँ 6 पर ये जो पॉइंट है ये इसका नेगेटिव है। यहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं बल्कि डिससेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये 0 आता है ये एक तरीके से इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, जहाँ पर आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हो या फिर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है उधर क्वांटिटी शो की गई है, जो वाई एक्सिस है वहाँ पर आपकी यूटिलिटी को शो किया गया है। क्लियर है? तो ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जिसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। अब बात आती है आपके पास एक्सेप्शंस की, कि ये जो लॉ है ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको दे रखा है उसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो कुछ इकोनॉमिक्स ने दी है आफ्टर स्टडिंग। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस हैं इसमें हम सबसे पहले लेंगे आपका क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। रेयर थिंग्स कौन सी होती है? जो बहुत ही कम अवेलेबल होती है, जिनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं कुछ पर्सन होते हैं जो कलेक्ट करते हैं कुछ रेयर कॉइन्स को, पुराने सिक्कों को, पोस्टेज स्टैम्प्स को, कुछ पुरानी तस्वीरों को, पोर्ट्रेट्स को।
तो इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेसिकली डिक्रीज़ होने की बजाय जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ होती हैं इनकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उन्हें इसका स्टॉक करना पसंद होता है। लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन की बात करते हैं तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर वो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो ये जो एक्सेप्शन है वो इनके लिए अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है? मीन्स अगर एक स्टैम्प कलेक्टर पर्सन है और वो बहुत सारी स्टैम्प इकट्ठी कर लेता है, वो भी एक ही तरीके की, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होगी ही होगी। क्लियर है? तो ये जो एक्सेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन है, कुछ सिचुएशंस हैं जो थोड़ी टाइम के लिए अप्लाई होती है, मे बी उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। सेकेंड एक्सेप्शन आती है आपके पास माइजर्स की। माइजर्स कौन से होते हैं? जो कंजूस लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास होता बहुत कुछ है लेकिन वो खर्च बहुत कम करते हैं, या फिर जिन्हें स्टॉक करने की आदत होती है, जिसे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर वेल्थ को एक्वायर करना। तो उन लोगों के ऊपर भी ये लोग अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए भी ये इनसूटेबल बोला जाता है। लेकिन जो आपका मायर हैगा उसने इस एक्सेम्पशन को ज़्यादातर ट्रू नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो पैसा एक माइजर स्पेंड करता है फूड एंड क्लोथिंग पे, वो कभी भी उस पैसे को गोल्ड और सिल्वर पे तो खर्च करेगा नहीं। मीन्स गुड्स के लिए जो है वो उस पर खर्च करेगा ही करेगा, उसके लिए उसकी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बात आती है कुछ गुड बुक्स की या पोएम्स की या कोई सॉन्ग की, जैसे बार बार सुनना पसंद आता है। तो ये भी एक लिमिट होती है कि आप एक ही पोएम को या एक ही सॉन्ग को कितना टाइम या कितने टाइम के लिए सुन सकते हो। क्लियर है? ये नहीं है कि आप एक सॉन्ग को पूरा दिन चला कर रखते हो और पूरा टाइम आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टाइम पे आपको अच्छा लगता है कि एक गाना आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपने दोबारा सुना वो और अच्छा लगा, मीन्स आपको उसको बार बार सुनना पसंद आता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद वो आपको बोर करना शुरू हो जाता है और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है आपके पास कुछ अबनॉर्मल कंज्यूमर्स की, या फिर जो कुछ ड्रंकर्ड लोग होते हैं उनके बारे में, या माइजर्स जो होते हैं, ये लोग उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल की यूटिलिटी के लिए एक अजम्पशन मैंने ये भी बताई थी कि जो आपका कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल बिहेव करता है। तो इलॉजिकल या अब नॉर्मल कंज्यूमर्स पे भी ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास इनिशियल यूनिट्स। जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं और उसकी कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो हमने एक खाया, हमें अच्छा लगता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, हम उसकी एक यूनिट और कंज्यूम करते हैं, वो और ज़्यादा हो जाती है, और एक यूनिट और लेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये होता है सिर्फ इनिशियल यूनिट्स के लिए, जब आप स्टार्ट करते हो। एक पॉइंट के बाद वो जो अगर हम उसका एक और कंजम्पशन करेंगे, एक और यूनिट को कंज्यूम करेंगे, तो उस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली डिमिनिश होगी ही होगी। क्लियर है? तो ये जो मैंने एक्सेप्शंस बताई है कि सबसे फर्स्ट आपको बताया है मैंने कुछ चीज़ों के लिए जो रेयर थिंग्स होती हैं, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया है माइजर्स, जो लोग कंजूस होते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया है गुड बुक या फिर पोएम या फिर कोई सॉन्ग हो उसके लिए। नेक्स्ट है आपके अबनॉर्मल कंज्यूमर। इसके बाद है आपकी इनिशियल यूनिट्स। ठीक है, ये जो हैं आपकी एक्सेप्शन की सिचुएशंस आती हैं जो अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये अप्लाई होता है, इसके कुछ कारण हैं। तो कुछ कॉजेज़ की बात हम करते हैं कि ये जो लॉ है ये क्यों अप्लाई होता है। तो कॉजेज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास commodities are imperfect substitutes, कि जो कमोडिटी हैं
उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो इम्परफेक्ट हैं। मींस ठीक है, हम एक टाइम पे एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, रिप्लेस करते हैं, लेकिन उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हम बोलते हैं कि टी की जगह पर हम कॉफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं, किया जा सकता है, या कॉफ़ी की जगह टी कंज्यूम कर ले, लेकिन वो कभी कभी ही कर सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को टी पीने से ही मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो कॉफ़ी के पीने से कभी भी नहीं होगी। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ था, वो उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो इसका बेसिक वजह ही यही है कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ है वो डिमिनिश क्यों होती है, क्योंकि हमारी कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है कॉज का कारण, सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वांट। पर्टिकुलर वांट से हम क्या कहेंगे कि कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि ऐसी कोई वांट नहीं होती जो फुली सेटिस्फाइड नहीं की जा सकती। हार्डली ही कोई ऐसी वांट होगी जिसको आप फुली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी जाकर आप उसके सेचुरेशन पॉइंट पर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पर पहुंचते हो, जिसके बाद अगर आप उसकी एक और यूनिट को कंज्यूम करोगे तो वो कभी भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि डिमिनिश करेगा और एक ज़ीरो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय डिमिनिश होना शुरू कर देती है, और जब तक वो सेचुरेशन पर नहीं पहुंचती तब तक ठीक है वो इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, और सेचुरेशन पॉइंट पर वो इंक्रीज नहीं होगी, ज़ीरो हो जाती हैं, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। क्लियर है, टोटल यूटिलिटी सिर्फ तभी आपकी डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज करती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड बात आती है अल्टरनेटिव यूजेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिल्क को ले लेते हैं। अगर आपके पास मिल्क की क्वांटिटी जो है वो बहुत लिटल होती है तो आप उसका यूज़ करोगे किसके लिए, इन्फेंट बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है उसकी क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज़ में है या लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपके पास है आफ्टर फीडिंग द लिटल बेबी, तो उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो एल्डर्स की टी के लिए, फॉर मेकिंग कर्ड, पनीर एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो ये हैं कुछ ऐसे कोजेस जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई किया जाता है। क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही।